by Candid Dusting Powder. कैंडिड डस्टिंग पाउडर रेडनेस, इरिटेशन, स्वेट रैश और फंगल इन्फेक्शन जैसे 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। अब रहो अनस्टॉपेबल कैंडिड डस्टिंग पाउडर के साथ। फ्रांस में संसद भंग कर दी गई है। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने चुनाव कराने का ऐलान किया है। इस ऐलान के बाद फ्रांस में राजनीतिक भूचाल आ गया है। शेयर मार्केट लगातार गिर रहा है। पॉलिटिकल साइंटिस्ट इसे राजनीतिक खुदकुशी बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी अभी यूरोपियन पार्लियामेंट के चुनाव हुए। इसमें विपक्षी पार्टी नेशनल रैली को मैक्रों की पार्टी से 2 गुना से ज्यादा वोट मिले। ऐसे समय में संसद भंग कराने का फैसला एक बड़ा जुआ बताया जा रहा है। फ्रांस में अगला संसदीय चुनाव 2027 में होना है, लेकिन मैक्रों ने लगभग 2.5 साल पहले ही चुनाव करवाने का ऐलान किया है। इस चुनाव से मैक्रों की राष्ट्रपति की कुर्सी को कोई खतरा नहीं है, पर संसद में अगर विपक्षी नेशनल रैली का बहुमत आता है तो फैसला लेने में मैक्रों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो आज के शो में हम जानेंगे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने अचानक चुनाव कराने का ऐलान क्यों किया, फ्रांस में संसदीय चुनाव कैसे होते हैं, क्या ये चुनाव इमैनुअल मैक्रों के लिए घातक साबित होंगे, और साथ में जानेंगे भारत और फ्रांस के रिश्तों का इतिहास क्या है। नमस्ते, मेरा नाम सोनल है और आप देख रहे हैं ललित टॉप का अंतर्राष्ट्रीय खबरों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी, जहां आज चर्चा फ्रांस में होने वाले संसदीय चुनाव की। सबसे पहले बेसिक क्लियर कर लेते हैं। फ्रांस यूरोप महाद्वीप में पड़ता है। आबादी लगभग 7 करोड़। हवाई रास्ते से भारत और फ्रांस की दूरी लगभग 7,000 किलोमीटर की है। फ्रांस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर्स में से भी एक है। फ्रांस परमाणु शक्ति संपन्न है। साथ ही फ्रांस यूरोपियन यूनियन और नेटो का फाउंडिंग मेंबर भी है। ये तो थी बेसिक बातें। अब आते हैं फ्रांस के राजनीतिक समीकरण पर। फ्रांस दुनिया को मॉडर्न डेमोक्रेसी से रूबरू करवाने वाले देशों में से एक है। 17वीं सदी के अंत से वहां पर डेमोक्रेसी के कई रूप देखने को मिले। अभी के फ्रांस का पॉलिटिकल सिस्टम 1958 के संविधान संशोधन के मुताबिक चलता है। कैसे काम करता है फ्रांस का पॉलिटिकल सिस्टम? फ्रांस में सेमी प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट है, माने वहां राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों के पास शक्तियां होती है। दोनों मिलकर देश के लिए नीतियां बनाते हैं। राष्ट्रपति को हेड ऑफ द स्टेट और प्रधानमंत्री को हेड ऑफ द गवर्नमेंट कहा जाता है। यह भारत से अलग है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, माने असली ताकत प्रधानमंत्री के पास होती है। वहीं अमेरिका में राष्ट्रपति शासन प्रणाली है, माने असली ताकत राष्ट्रपति के पास होती है। क्योंकि फ्रांस में सेमी प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट है, इसलिए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का चुनाव अलग अलग होता है। राष्ट्रपति को जनता सीधे चुनती है, जबकि भारत की तरह वहां प्रधानमंत्री फ्रांस की संसद में बहुमत पाने वाली पार्टी से होता है। अब चुनाव की प्रक्रिया समझते हैं। सबसे पहले राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया। राष्ट्रपति चुनाव में खड़े होने की क्या शर्तें हैं? उम्मीदवार के पास फ्रांस की नागरिकता होनी चाहिए। उम्र 18 साल या उससे ऊपर होनी चाहिए। किसी अदालत द्वारा उन्हें अयोग्य घोषित नहीं किया गया हो। उनका बैंक अकाउंट हो। उम्मीदवार को कम से कम 500 चुने हुए प्रतिनिधियों के दस्तखत भी चाहिए। दस्तखत करने वाले सांसद और मेयर हो सकते हैं। इसके बिना उम्मीदवार की दावेदारी खारिज कर दी जाती है। अब ये चुनाव होता कैसे है? एक बार उम्मीदवार तय हो जाने के बाद बैलेट पेपर पर उसका नाम लिखा जाता है। फिर जनता सीधे राष्ट्रपति के नाम पर वोट डालने के लिए जाती है। फ्रांस में ईवीएम का इस्तेमाल नहीं होता। पोलिंग स्टेशन पर वोटर को लिफाफा दिया जाता है। वोटर को अपनी पसंद के कैंडिडेट का नाम लिफाफे के अंदर डालना होता है, फिर उसे बैलेट बॉक्स में रखना होता है। उसके बाद वोटर अपने नाम के आगे दस्तखत करता है। इस तरह वोटर का वोट दर्ज कर लिया जाता है। अगर किसी भी उम्मीदवार को पहले राउंड में 50% से ज्यादा वोट नहीं मिल पाते तो सेकेंड राउंड की वोटिंग होती है। उसमें 50% से ज्यादा वोट पाने वाला व्यक्ति राष्ट्रपति बनता है। ये तो हुई राष्ट्रपति की बात। अब बात संसदीय चुनाव की। फ्रांस में 2 सदनों वाली व्यवस्था है। नेशनल असेंबली निचला सदन है, माने भारत के लोकसभा जैसा, और ऊपरी सदन को सेनेट के नाम से जाना जाता है, भारत की राज्यसभा के जैसा। और नेशनल असेंबली सेनेट की तुलना में ज़्यादा ताकतवर होती है। नेशनल असेंबली में 577 सीटें होती हैं। अमूमन फ्रांस में राष्ट्रपति चुनाव के तुरंत बाद ही नेशनल असेंबली के लिए चुनाव कराया जाता है। वो इसलिए ताकि नेशनल असेंबली चुने हुए राष्ट्रपति के प्रति वफादार रहे। लेकिन इस बार पहले नेशनल असेंबली के चुनाव करवाए जा रहे हैं। कैसे होते हैं ये चुनाव? इस चुनाव में जनता पॉलिटिकल पार्टी को वोट डालती है। बहुमत पाने वाली पार्टी या गठबंधन का नेता प्रधानमंत्री बनाया जाता है।
इसकी नियुक्ति फ्रांस के राष्ट्रपति करते हैं। अभी असेंबल नाम के गठबंधन को बहुमत है। इस गठबंधन का नेतृत्व इमैनुअल मैक्रों की पार्टी रेनेसा कर रही है। मौजूदा प्रधानमंत्री गैब्रियल एटेल हैं। ये तो हुई बात फ्रांस के पॉलिटिकल सिस्टम की। अब हालिया मुद्दे पर आते हैं। 10 जून यानी कल राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने संसद भंग कर दी और नेशनल असेंबली का चुनाव करवाने का फैसला किया। मैक्रों ने यह फैसला यूरोपियन पार्लियामेंट के चुनाव के नतीजे आने के बाद लिया है। इस चुनाव में मैक्रों की रेनेसा पार्टी को लगभग 14%, जबकि उनकी विरोधी पार्टी नेशनल रैली को लगभग 32% वोट मिले हैं। नेशनल रैली फ्रांस की दक्षिणपंथी पार्टी है, जिसकी लीडर मरीन ला पेन है। पिछले राष्ट्रपति चुनाव में उन्होंने मैक्रों को जबरदस्त टक्कर दी थी। अब उनकी पार्टी ने यूरोपियन पार्लियामेंट के चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करके सबको चौंका दिया। यूरोपियन पार्लियामेंट इलेक्शन के बारे में अगर आप विस्तार से जानना चाहते हैं तो दुनियादारी के एपिसोड को आप देख सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मरीन ला पेन ने भी मैक्रों के फैसले का स्वागत किया है। सुनिए। Qui sera Premier ministre? Jordan Bardella ou vous-même Marine Le Pen? Jordan Bardella. Et pourquoi pas vous? Je suis une femme de vérité, moi. J'ai toujours dit aux Français que depuis des mois, nous travaillons avec Jordan Bardella dans le cadre d'un couple en réalité exécutif, et nous travaillons dans le but de remplir au mieux les fonctions que les Français nous confieraient. Mais là, moi, vous le savez, vers la présidence de la République, lui, vers Matignon. Il n'y a aucune raison de changer cela. लेकिन सवाल उठता है कि मैक्रों ने ऐसा फैसला क्यों लिया। जानकार इसकी 3 वजह बताते हैं। नंबर 1, फ्रांस में 2027 में राष्ट्रपति चुनाव होने हैं। मरीन ला पेन हर चुनाव में बढ़त बना रही हैं। पिछले चुनाव में भी वो 41% वोट लाने में कामयाब रही थी। ईयू चुनाव में उनकी पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया है। माने ये तो तय है कि एक बड़ा जनाधार उनके साथ है। जानकारों का कहना है कि मैक्रों मरीन ला पेन को आंशिक रूप से फ्रांस में शासन करने देने का मौका दे रहे हैं, ताकि 2027 के राष्ट्रपति चुनाव आते आते पेन की पार्टी अपनी चमक खो दे और मैक्रों उस चुनाव में बेहतर प्रदर्शन कर पाए। दूसरा कारण, विपक्ष से मिलती चुनौती। कई जानकार ये भी मानते हैं कि मैक्रों कॉस्ट ऑफ लिविंग, क्राइम जैसे मुद्दों पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए। इसके लिए उन्हें आलोचना का सामना करना पड़ता है। खुद नेशनल रैली के पीएम पद के उम्मीदवार जॉर्डन बार्डेला ने उन्हें नेशनल असेंबली के चुनाव करवाने की चुनौती दी थी। कुछ जानकार कहते हैं कि मैक्रों ने खुद को साहसी दिखाने के लिए शायद इन चुनावों का ऐलान किया। और कारण नंबर 3, ओलंपिक गेम। 26 जुलाई से पेरिस में ओलंपिक गेम शुरू हो रहे हैं। इस दौरान पूरे फ्रांस का ध्यान उसकी तरफ रहेगा। इस आयोजन के पहले ही फ्रांस में चुनाव हो जाएंगे। ऐसे में अगर मैक्रों चुनाव में पिछड़ भी जाते हैं तो उनकी छवि को कम नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि सभी का ध्यान इसी आयोजन पर रहेगा। अब मैक्रों का क्या कहना है इस पर? संसद भंग करने के बाद मैक्रों ने कहा, फ्रांस के लोगों के पास आने वाली पीढ़ियों के लिए सही विकल्प चुनने का विकल्प ये चुनाव दे रहा है। मैं पूरे यूरोप में बढ़ते अति दक्षिणवाद के प्रभाव से चिंतित हूं। अब ये चुनाव कब होगा? मतदान 30 जून और 7 जुलाई को 2 चरण में होगा। इस चुनाव का क्या असर हो सकता है, इसे 2 पॉइंट में समझिए। पॉइंट नंबर 1, मैक्रों का दाव उल्टा पड़ सकता है। जानकार कहते हैं कि इस चुनाव में मैक्रों की रेनेसा पार्टी को कम सीट मिलने की आशंका है। अगर ऐसा होता है तो आगामी राष्ट्रपति चुनाव में उनकी छवि को नुकसान हो सकता है। पार्टी के खराब प्रदर्शन से उनकी रेटिंग गिर सकती है। इससे सीधे तौर पर दक्षिणपंथी मरीन ला पेन को आगामी राष्ट्रपति चुनाव में फायदा मिलेगा। और पॉइंट नंबर 2, सत्ता का टकराव। इस चुनाव में मैक्रों की राष्ट्रपति की कुर्सी सुरक्षित है। अगर इस चुनाव में नेशनल असेंबली में नेशनल रैली को बहुमत आ गई तो उनका पीएम बनेगा। इससे मैक्रों को कानून पारित करवाने में दिक्कत होगी। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच तालमेल न होने की भी आशंका जानकार बताते हैं। अब इतिहास क्या बताता है? अमूमन स्नैप इलेक्शन यानी समय से पहले चुनाव तब करवाए जाते हैं जब आपको उस समय बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद हो, जैसा ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक ने अभी किया है। उन्होंने हाल ही में अवैध प्रवासियों के लिए रवांडा बिल पास किया, टैक्स में छूट दी, इसलिए उन्हें चुनाव जीतने की उम्मीद है और इसी वजह से उन्होंने समय से पहले चुनाव का ऐलान किया। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। फ्रांस के इतिहास में कम से कम एक उदाहरण तो ऐसा मिलता है। दरअसल 1997 में फ्रांस के राष्ट्रपति जैक शिराक ने यह सोचकर संसद को भंग करा दिया था कि उन्हें बड़ा बहुमत मिलेगा, लेकिन उस चुनाव में वो सोशलिस्ट पार्टी के नेतृत्व वाली वामपंथी गठबंधन से हार गए थे। मैक्रों ने अचानक संसद भंग कर चुनाव करवाने का फैसला क्यों किया? वो इससे हासिल क्या करना चाहते हैं? देखिए, जो यूरोपियन इलेक्शंस के चुनाव जो अभी हुए,
उसमें ईसीआर जो है, मरीन ले पेन का राइट विंग ग्रुप, उसका परफॉर्मेंस काफी अच्छा था। और हम अगर कंपेयर करें तो मैक्रो का जो लिबरल ग्रुप है ईयू लेवल पर, रिन्यू यूरोप, उसका भी परफॉर्मेंस एक्चुअली इतना खराब नहीं था। वो अभी भी यूरोपियन पार्लियामेंट की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। लेकिन फ्रांस में मैक्रोन की पार्टी जो है रेनेसांस, उसका परफॉर्मेंस बहुत खराब रहा, जिसको सिर्फ 14% वोट आए। और फार राइट का परफॉर्मेंस, मरीन लिपेन की जो पार्टी है, जो मैक्रोन के एग्जैक्ट ऑपोजिशन में है फ्रांस में, उनको 30% से ज्यादा वोट आए। और जो यूरोपियन यूनियन के चुनाव होते हैं वो अक्सर यूरोपियन देशों के जो नेशनल पॉलिटिक्स है उसके ऊपर रेफरेंडम्स होते हैं। इसलिए फ्रांस ने मैक्रोन ने फ्रांस में मैं कहूंगी स्नैप चुनाव बुलवाए हैं, ताकि वो एक तरफ से बता सके वोटर्स को कि उन्होंने वोटर्स के जज्बातों को समझे हैं। मैक्रोन के लिए ये एक मौका लेजिटिमेसी हासिल करने के लिए भी है। और 2027 में जब फ्रांस के नेशनल इलेक्शंस होंगे, उसमें फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक मैक्रो खड़े नहीं हो पाएंगे। तो एक तरीके से मैं कहूंगी मैक्रो फ्रेंच लोगों को भी मौका दे रहे हैं अभी एक चॉइस बनाने का अपने फ्यूचर के लिए, फ्रांस के फ्यूचर के लिए, चाहे वो राइट विंग की ओर जाना चाहे या फिर एक सेंट्रिस्ट फ्रांस रखना चाहे। इस चुनाव से आखिर फायदा किसको होगा? मेरा मानना है कि ये चुनाव एक काफी रिस्की गैम्बल है। इसका रिजल्ट किसी भी ओर जा सकता है। अगर मैक्रोन ये चुनाव हार जाए, वो फिर भी प्रेसिडेंट रहेंगे, लेकिन जो नया प्राइम मिनिस्टर होगा या होगी, वो कैबिनेट मिनिस्टर्स को फिर चूज करेंगे और एक कोहैबिटेशन वाली सिचुएशन बन जाएगी फ्रांस में, जिसमें जो पोर्टफोलियोज है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो डिवाइड हो जाएंगी। लेकिन मैं कहती हूँ ये भी हो सकता है कि ये एक काफी स्मार्ट स्ट्रेटजी है जो प्रेसिडेंट मैक्रोन ने इस्तेमाल की है। शायद वो वोटर्स ये डिसीजन की इज्जत करे कि इतनी बड़ी हार के बाद भी मैक्रो उनकी आवाज सुनना चाह रहे हैं। तो मैं कहती हूँ किसी भी तरफ ये चुनाव के रिजल्ट्स जा सकते हैं। फ्रांस और भारत में संबंध कैसे हैं? फ्रांस में बढ़ता दक्षिणपंथ का प्रभाव भारत के लिए कितना मुफीद है? मुझे नहीं लगता इंडिया और फ्रांस के रिलेशंस में कोई इतना फर्क या बदलाव आएगा नए गवर्नमेंट से, क्योंकि ये जो इंडिया और फ्रांस का रिश्ता है ये बहुत ही पुराना, गहरा और मजबूत रिश्ता है। इंडिया की सबसे पुरानी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है फ्रांस के साथ, जो 1998 में साइन की गई थी। फ्रांस अब इंडिया का सबसे स्ट्रॉन्ग डिफेंस पार्टनर भी बन चुका है। मैं कहूंगी सिर्फ ट्रेड के मामले में ये जो रिश्ता है थोड़ा कमजोर है, तो ट्रेड बढ़ाने पर दोनों देशों को फोकस करना चाहिए। और हाँ, शायद प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट मैक्रोन की जो केमिस्ट्री है, आपको याद होगा कि जब ऑके स्कैंडल हुआ था, जब यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस को छोड़कर सबमरीन डील साइन किया था, तब मोदी जी पहले लीडर थे जिससे मैक्रोन ने फोन किया था ये बात बताने को। तो ये टाइप की केमिस्ट्री जो है एक नए लीडर के साथ शायद ना हो। तो ये कमजोरी शायद हो सकती है। लेकिन मैं फिर भी कहूंगी रिश्ते का जो सब्सटेंस है, और काफी सारी चीजें इन्वॉल्व है इस रिश्ते में, डिफेंस को लेकर, ट्रेड को लेकर, ये पार्टनरशिप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, वेल इंस्टीट्यूशनलाइज पार्टनरशिप है। इसलिए सब रिश्ते के सब्सटेंस को लेकर मुझे नहीं लगता इतना कोई फर्क पड़ेगा। भी कहूंगी इंडिया और फ्रांस की जो पार्टनरशिप है एक स्ट्रॉन्ग, वेल इंस्टीट्यूशनलाइज पार्टनरशिप है, इसलिए मुझे नहीं लगता इस रिश्ते पे फ्रैंकली इतना असर पड़ेगा, क्योंकि पहले भी गवर्नमेंट्स आए हैं। ये नहीं कि हम सिर्फ प्रेसिडेंट मैक्रोन की गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं, पहले भी फ्रांस पे इतने गवर्नमेंट्स आए हैं। और लेकिन हाँ, इमिग्रेशन के क्वेश्चन पर, स्टूडेंट्स को लेकर शायद उन चीजों पे थोड़ा बदलाव पड़ सके, क्योंकि जो राइट विंग है वो ज्यादा इमिग्रेशन के खिलाफ है। तो उधर हो सकता है कि इंडियन स्टूडेंट्स के ऊपर शायद थोड़ी रुकावटें आए, शायद वीजाज मिलने में थोड़ी प्रॉब्लम्स हो, शायद लॉन्ग टर्म रहने में प्रॉब्लम हो। लेकिन जो मेन जो हिस्सा है इंडिया फ्रांस पार्टनरशिप का, डिफेंस, सिक्योरिटी, इंडो पैसिफिक कोऑपरेशन, वो सब चीजों में मुझे नहीं लगता कोई इतना बदलाव आएगा। ये था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब सुर्खियों की बारी। हमारी पहली सुर्खी पूर्वी अफ्रीकी देश मलावी से। उपराष्ट्रपति सोलोस चिल्मा को ले जा रहा विमान 10 जून को लापता हो गया था। आशंका जताई गई कि ये किसी दुर्घटना का शिकार हुआ है। अब ये खबर पुष्ट है कि चिल्मा नहीं रहे। उनके विमान का मलबा चिकगावा की पहाड़ियों पर मिला।
इस दुर्घटना में चिल्मा के साथ सफर कर रहे 9 और लोगों की भी मृत्यु हो गई। मलावी डिफेंस फोर्स के विमान ने उपराष्ट्रपति को लेकर मलावी के समय अनुसार सुबह करीब 9 बजे लिलोंगवे से उड़ान भरी थी। विमान को 10 बजे के आसपास मुजुजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचना था, लेकिन बीच रास्ते में ही विमान रडार से गायब हो गया। इसके बाद से ही जहाज से संपर्क करने की कोशिश की जा रही थी। प्लेन का मलबा ढूंढने के लिए मलावी ने ब्रिटेन, अमेरिका, नॉर्वे और इजराइल की सरकार से भी मदद मांगी थी। सभी अटकलों पर विराम लगा जब 11 जून की शाम मलावी के राष्ट्रपति लाजर चकवेरा ने जानकारी देते हुए कहा कि उपराष्ट्रपति के अलावा उनके साथ ट्रैवल कर रहे 9 अन्य लोगों की भी विमान दुर्घटना में मौत हो गई है। बीते 19 मई को ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर भी दुर्घटना का शिकार हो गया था। ईरानी राष्ट्रपति उस वक्त अजरबैजान के दौरे से वापस आ रहे थे। इसी के लिहाजा सावधानी के तौर पर मलावी के राष्ट्रपति ने अपनी बहामासा की यात्रा रद्द कर दी थी। अब हमारा आखिरी अपडेट इजराइल से है। इजराइल हमास के बीच 7 अक्टूबर से शुरू हुई जंग के 248 दिन पूरे हो चुके हैं। गजा में अब तक 37,000 लोग इस जंग की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। इस बीच यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अमेरिका ने सीज फायर का प्रस्ताव पेश किया है। 15 में से 14 सदस्यों ने प्रस्ताव के पक्ष में वोट डाला, जबकि वीटो पावर से लैस रूस ने वोटिंग से किनारा कर लिया। गजा में सीज फायर लागू हो, इसके लिए अमेरिकी विदेश मंत्री फिलहाल इजराइल और मध्य पूर्व देशों के दौरे पर है। उन्होंने नेतन्याहू के साथ मुलाकात में इस बात को कहा है कि अगर सीज फायर लागू होता है तो इजराइल के लोग जो बंधक बनाए गए हैं वो और भी जल्द अपने घर लौट सकेंगे। ये सीज फायर प्रस्ताव ऐसे समय में आया है जब अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन विश्व के नेताओं समेत इजरायली पीएम नेतन्याहू से भी मुलाकात की है। मुलाकात में ब्लिंकन ने सीज फायर के लिए सभी के बीच आम सहमति बनाने का प्रयास किया। इस सीज फायर प्रस्ताव के भी 3 हिस्से हैं। इसके मुताबिक पहले फेज में 6 हफ्ते का सीज फायर होगा। इस दौरान हमास की कैद में इजरायली बंधकों की रिहाई और इजराइल में बंद फिलिस्तीनियों की रिहाई शामिल है। पहले फेज के पूरा होने के बाद दूसरे फेज में पूरी तरह से बंधकों की रिहाई होनी है। इसके बाद आखिरी फेज में जब जंग पूरी तरह से रुक जाएगी तब गाजा को फिर से बसाया जाएगा। वोटिंग से कुछ घंटे पहले ही अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन ने मध्य पूर्व क्षेत्र के नेताओं से कहा था, अगर आप सीज फायर चाहते हैं तो हमास को कहिए कि इस प्रस्ताव को हाँ कर दे। उधर अमेरिका सीज फायर की कोशिश में लगा है और इस मामले पर इजरायली पीएम नेतन्याहू का भी बयान सामने आया है। नेतन्याहू ने जंग रोकने से इनकार कर दिया है। नेतन्याहू का कहना है कि अमेरिका ने सीज फायर प्रस्ताव का कुछ ही हिस्सा पब्लिक किया है। जंग तभी रुकेगी जब हमास का पूरी तरह से खात्मा हो जाएगा। सीज फायर प्रस्ताव पर हमास का भी जवाब आया। हमास ने प्रस्ताव पर खुशी जाहिर की। हमास का कहना है कि वो मध्यस्थ देशों के साथ इस पर चर्चा करने के लिए तैयार है। आज के दुनियादारी में इतना ही। आगे जो भी अपडेट आएगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बाकी आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कल फिर मुलाकात होगी। इसी उम्मीद के साथ विदा लेती हूँ। शुभ रात्रि। शुक्रिया।